हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के विषय में। भूमिका देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी। जिस प्रकार से मौर्य काल में हम देखते हैं कि इस काल की शासन व्यवस्था मुख्य रूप से केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था विकेंद्रीयकृत व्यवस्था थी। सामंतीय व्यवस्था के ऊपर यह व्यवस्था आधारित थी। सामंतवादी स्वरूप इसका हमको देखने को प्राप्त होता है। इस काल के प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मौलिकता की कमी थी। मौलिक रूप से गुप्त शासकों ने इस काल की शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं किया था, बल्कि पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित थी उसमें कुछ परिवर्तन करके समयानुकूल परिवर्तन किया और उसके अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। यह बात अवश्य थी कि इस काल की शासन व्यवस्था जन कल्याणकारी थी, उसका स्वरूप जन कल्याणकारी था, यह तो निश्चित ही है। इस काल के स्रोत के बारे में जिससे हमको गुप्तकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है वो उस काल के अभिलेख हैं, मुद्राएं जिनको हम सिक्के कहते हैं, फाहियान द्वारा लिखित साहित्य है, विशाखदत्त के द्वारा रचित साहित्य है, कामानंद की नीति शास्त्र नामक ग्रंथ है जिससे इस काल के गुप्तकालीन प्रशासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। UN घोषाल ने इस काल के प्रशासनिक व्यवस्था पर लिखा है, यद्यपि गुप्त प्रशासन गुप्त राजाओं की मौलिक कृति नहीं थी, किंतु उनमें समयानुसार किए गए परिवर्तनों व कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने के कारण बिना निरंकुश पुलिस व्यवस्था व कठोर दंड व्यवस्था के गुप्त शासक प्रसिद्ध गुप्तकालीन शांति की स्थापना करने में पूर्णतः सफल रहे। UN घोषाल ने यह लिखा है। और फाहियान लिखता है, भारत के लोग सुखी एवं समृद्ध हैं, उन्हें किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं करनी पड़ती, वे न्यायालयों के बंधन से मुक्त हैं, उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, कठोर दंड अथवा मृत्युदंड नहीं दिया जाता, सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले का दाहिना हाथ काट लिया जाता है। ये अधिकतम दंड का उल्लेख, दाहिना हाथ काट लेने का उल्लेख फाहियान करता है। ये सबसे बड़ा दंड था। मृत्युदंड की प्रथा इस समय समाप्त हो चुकी थी। अब देख लेते हैं प्रशासन का स्वरूप क्या था। पहला था सामंतशाही स्वरूप। सामंत थे और इन सामंतों को नृप, महाराज, उपरिक महाराज आदि नामों से जाना जाता था। यह उपाधियां ये धारण किया करते थे। सेना इनकी स्वयं की होती थी, अपनी सेना होती थी। राजस्व व्यवस्था की देखभाल अपने क्षेत्र में किया करते थे। सेना से ये केंद्र को या राजा को, सम्राट को सहायता करते थे। उपहार देने की प्रथा थी सामंतों के द्वारा सम्राट को, या कर देने की प्रथा थी। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सामंत छोटे राजा की भांति व्यवहार किया करते थे। तो एक तो था इसका स्वरूप कि ये सामंतशाही स्वरूप था। दूसरा था कुछ गणराज्य भी गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित थे। ये गण आधारित शासन व्यवस्था थी। गण चुने जाते थे, उनकी सभा या संसद होती थी और वे अपने निर्णय किया करते थे। तो ये कुछ गणराज्य भी सीमा के तटों पर गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित किए थे, विशेषकर समुद्रगुप्त ने और फिर विक्रमादित्य के द्वारा भी। तो इन गणराज्यों की व्यवस्था पृथक थी। तो एक तो था सामंतशाही स्वरूप, ये पूरे साम्राज्य में नहीं था, विशेष स्थलों में, अलग अलग स्थलों में, सीमांत क्षेत्रों में गणराज्य थे, वहाँ पर गण राज्य वाली व्यवस्था स्थापित थी। तीसरे अधीनस्थ राजा थे, विशेषकर दक्षिण में, जिनको हम करद राज्यों के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त के द्वारा यह व्यवस्था स्थापित की गई थी कि यहाँ के राज्य करद राज्य थे, कर देने वाले राज्य थे। तो वहाँ की पृथक पृथक व्यवस्थाएं थीं, पूर्ववत व्यवस्थाएं थीं। जैसे समुद्रगुप्त के आक्रमण के पूर्व वहाँ व्यवस्था थी, वही व्यवस्था अब भी वहाँ पर थी। तो ये पृथक पृथक थी। सीमावर्ती विदेशी शासकों की व्यवस्था थी, चौथी प्रकार की व्यवस्था थी। जिस प्रकार का शासन वहाँ पूर्व में था उसी प्रकार की व्यवस्था थी। और पांचवा था उसके स्वयं का राज्य, जो पाटलिपुत्र या उसकी राजधानी के आसपास का मुख्य क्षेत्र था, जो मूलतः
गुप्त राजाओं का या सम्राटों का शासन वहाँ पर स्थापित था। वहाँ पर पृथक प्रकार की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। इस प्रकार प्रशासन का स्वरूप हम कह सकते हैं अलग अलग था। एक तो था सामंतशाही वाला, दूसरा था गणराज्य, तीसरा अधीनस्थ राजा थे, उनकी पृथक व्यवस्था थी, सीमावर्ती विदेशी शासकों की व्यवस्था पृथक थी, और पांचवा था उसके स्वयं का राज्य, जहाँ पर दृढ़ राजतंत्र या एक तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से पूरे गुप्त साम्राज्य में पृथक पृथक प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को प्राप्त होती है। शासन के प्रशासन के प्रथम हिस्से में केंद्रीय शासन देख लेते हैं। राजतंत्र था, स्पष्ट है राजा केंद्र में था, सर्वोच्च पद पर राजा या सम्राट था। वह विभिन्न उपाधियां धारण किया करता था, जैसे महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम भागवत, परम दैवत, चक्रवर्तिन, इस तरह की उपाधियां सम्राट धारण किया करता था। सम्राट पूरे शासन और प्रशासन का केंद्र था। सभी शक्तियां उसके भीतर निहित थीं या केंद्रित थीं। दैवी अधिकार के सिद्धांत में इस काल के राजा विश्वास करते थे। दैवी अधिकार का सिद्धांत आप जानते होंगे कि उसमें राजा को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको न तो जनता उसे देती है, न कोई संसद, न कोई शक्ति, बल्कि ईश्वर से वह अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। इस तरह से उसके अधिकार को छीनने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। राजा का पद वंशानुगत था। विभिन्न उपाधियां धारण करते थे, पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। सेना विभाग का वह प्रमुख होता था, प्रधान सेनापति होता था। प्रशासन का वह प्रमुख होता था। न्याय व्यवस्था का वह सर्वोच्च पदाधिकारी था। इस तरह से सभी प्रमुख विभागों का वह प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था। तो सम्राट सर्वोच्च पद था, जैसा कि सामान्यतः सभी राजतंत्रों में हमको देखने को मिलता है। उसके नीचे मंत्रिपरिषद गठित थी। मंत्रिपरिषद के सदस्य सचिव, मंत्रिन अथवा आमात्य कहलाते थे। ये पैतृक हुआ करते थे, वंशानुगत होते थे, योग्य और प्रतिभावान होते थे। उसके चयन के लिए भी आधार निश्चित थे कि वो ईमानदार हों, उदार हों, प्रशासनिक क्षमता उनके पास हो। इन सब का परीक्षण राजा के द्वारा किया जाता था और उसके बाद उन्हें मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया जाता था। मंत्री जो था, मंत्रिन, वह मुख्य रूप से सलाहकार था। आमात्य प्रशासनिक मदद करने का कार्य करता था। तो यद्यपि सचिव, मंत्रिन और आमात्य तीनों को एक कह दिया गया, किंतु कुछ भिन्नता इनके कार्यों में थी। मंत्री मुख्य रूप से सलाहकार थे सभी प्रमुख विभागों के। आमात्य है वो प्रशासनिक मदद करता था, और सचिव मुख्यतः रिकॉर्ड रखने का काम या किस तरह से शासन चल रहा है उसको देखने का काम सचिव करता था। प्रमुख इनका दायित्व अर्थव्यवस्था, सेना और शांति की स्थापना इनके प्रमुख दायित्वों में से था। विकास के कार्य और साथ में राजस्व का कलेक्शन या किस तरह से उगाही उसकी हो रही है उस पर नियंत्रण था। हरिसेन समुद्रगुप्त के काल का मंत्रिन था। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल का, और पृथ्वीसेन कुमारगुप्त के काल का था। इन सब की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। एक केंद्रीय सचिवालय भी होता था जहाँ पर पूरा रिकॉर्ड और प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण सचिवालय से होता था। प्रमुख जो केंद्रीय कर्मचारी थे, मुख्य अधिकारी थे, जो मुख्य अधिकारी था वह सर्वाध्यक्ष कहलाता था। मुख्य अधिकारी सर्वाध्यक्ष। पहला पद था युवराज भट्टारक, वह ज्येष्ठ पुत्र होता था सम्राट का, उसे युवराज भट्टारक कहा गया। दूसरा पद था कुमारामात्य, ये उच्च अधिकारी थे, विश्वास पात्र लोगों की नियुक्ति इस पद पर होती थी। महासेनापति, सेना का प्रमुख होता था। महाबलाधिकृत, सेना, छावनी और व्यूह रचना देखने का कार्य महाबलाधिकृत के द्वारा किया जाता था। महादंडनायक का जो पद था वो मुख्य न्यायाधीश का पद स्वीकार किया गया। महाप्रतिहार अंतःपुर का प्रधान हुआ करता था। महाक्षपटलिक लेखागार का प्रमुख अधिकारी था, प्रधान अधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक
धर्म, आचरण और मुख्य रूप से न्याय विभाग का कार्य इसके द्वारा देखा जाता था। रणभंडागारिक, रसद, अस्त्र शस्त्र, सेना के विषय में रसद की व्यवस्था करना, अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना, ये रण भंडागारिक के द्वारा। दंडपाशिक, पुलिस, गुप्तचर और दूतों के संबंध में कार्य करता था। महासंधि विग्रहीक, यह विदेश मंत्री था। भंडागाराधिकृत, ये कोषालय का अध्यक्ष होता था। महाश्वपति, अश्वसेना का प्रधान था। अश्वसेना पर नियंत्रण करना, उसकी व्यवस्था देखना, ये महाश्वपति का कार्य था। महापीलुपति, हस्ती सेना का प्रमुख हुआ करता था, हाथी सेना का। हरिसेन जो था वो महासंधि विग्रहिक और महादंडनायक दोनों के पद पर एक साथ काम इसने किया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। इनको सभी को वेतन नगद और भूमि के रूप में, भूमि के रूप से अर्थ है भूमि उनके हवाले कर दी जाती थी, वहाँ से कर उगाही करना या स्वयं कृषि का काम वो करवा सकते थे। इस तरह से इनको वेतन दिया जाता था। तो यह केंद्रीयकृत या केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में है। केंद्र जो था या देश जो था, राष्ट्र था, वह प्रांतों में विभक्त था। प्रांत देश, भुक्ति या भोग कहलाते थे। देश मुख्यतः बड़े राज्यों को कहा गया, जैसे सौराष्ट्र, उसके लिए देश शब्द का प्रयोग मिलता है। भुक्ति या भोग अपेक्षाकृत छोटे राज्य हुआ करते थे, उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया, किंतु यह प्रांतीय शासन के अंतर्गत ही आते थे। सम्राट के द्वारा प्रांतपतियों की नियुक्तियां की जाती थीं। आमतौर पर यह राज परिवार से संबंधित थे या राजा के विश्वास पात्र हुआ करते थे। इनको अलग अलग स्थलों पर अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे भोगिक, प्रांतपति को भोगिक कहा गया, भोगपति कहा गया कुछ स्थलों पर, राजस्थनीय, गोप्ता, उपरी महाराज आदि नामों से इनके पदों को, प्रांतपति के पद को अभिहित किया गया। प्रांतों के नाम या मुख्य प्रांत थे। पहला था मगध, ये केंद्रीय प्रांत था। फिर वर्धमान, तीसरा पुंड्रवर्धन, तीरभुक्ति, पूर्वी मालवा, पश्चिम मालवा, सौराष्ट्र, इसको देश कहा गया, सातवां राज्य था, और सुकुली देश। इस प्रकार से 8 प्रांतों का विवरण इस काल में हमें प्राप्त होता है। प्रांतपतियों का मुख्य कार्य कर्तव्य था शांति की स्थापना करना, न्याय व्यवस्था की स्थापना करना, न्याय करना, राजस्व की वसूली करना, उसकी दरें निश्चित कर उसके आधार पर राजस्व की वसूली करना, सार्वजनिक हित के कार्य जैसे औषधालय बनवाना, सड़कें बनवाना, कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना, पेड़ लगवाना, इस तरह के सार्वजनिक हित के कार्य, तालाबें या झील का निर्माण, सिंचाई की व्यवस्था, ये सार्वजनिक हित के कार्य थे जो ये करते थे। बड़े प्रांतों को देश कहा गया, छोटे प्रांत सामान्यतः भुक्ति कहलाते थे। राज्य के अंतर्गत जिला प्रशासन था। जिला को विषय कहा जाता था। विषय प्रधान विषयपति कहलाता था। अधिष्ठान, इसका कार्यालय अधिष्ठान कहलाता था। इनकी नियुक्ति प्रांतपति के द्वारा की जाती थी। जिला या विषय में जो विभिन्न पदाधिकारी थे, उनमें प्रमुख थे शौल्किक, जो चुंगी संग्रह करता था। अग्रहारिक, दान की भूमि को नियंत्रित करने वाला अग्रहारिक कहलाता था। गौल्मिक, वन का अधिकारी, उसकी व्यवस्था को देखने वाला अधिकारी गौल्मिक कहलाता था। ध्रुवाधिकरणिक, ये कृषि अधिकारी था, कृषि व्यवस्था को देखना इसका कार्य था। खेती में जो भी दिक्कतें आएँ या उसकी पूरी जिम्मेदारी ध्रुवाधिकरणिक के ऊपर थी। भंडाराधिकृत, ये कोषाधिकारी था। तलवाटक, पुलिस अधिकारी माना गया। अक्षपटलिक, अभिलेख संरक्षक, जो भी अभिलेख तैयार होते थे उनका संरक्षक था अक्षपटलिक। पुस्तपाल, भूमि के नाप जोख और उसका जो रिकॉर्ड, दस्तावेज का संधारण होता था, उसका प्रभारी था। विषय में परामर्श हेतु, विषय यानी जिले में परामर्श हेतु 4 सदस्यीय समिति हुआ करती थी।
इस 4 सदस्यीय समिति में नगर श्रेष्ठी, जो नगर का प्रधान, श्रेष्ठी से अर्थ व्यापारी से, व्यापारी प्रमुख होता था, नगर श्रेष्ठी उसको कहा गया था, प्रमुख व्यापारियों का, नगर का। दूसरा, प्रथम कुलिक, शिल्पी संघ, शिल्प का जो संघ या बैंक की तरह का भी ये कार्य करते थे कुलिक, प्रथम कुलिक उनका प्रधान। तीसरा था प्रथम कायस्थ, कायस्थ कहा जाता था लेखकों का काम, जो दस्तावेज संधारण लिखने का काम करते थे, ये कायस्थ कहलाते थे, प्रधान लेखक इसमें सम्मिलित होता था। और चौथा था सार्थवाह, जो व्यापारी संघ या ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टिंग का काम उस समय गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में मुख्यतः होता था, उसका प्रधान सार्थवाह कहलाता था। इस प्रकार विषय या जिले के क्षेत्र में 4 सदस्यीय समिति कार्य करती थी। नगर श्रेष्ठी व्यापारियों का प्रमुख, प्रथम कुलिक शिल्पी संघ का प्रमुख, प्रथम कायस्थ प्रधान लेखक, सार्थवाह यानी व्यापारी संघ या ट्रांसपोर्टर इनका जो प्रधान होता था। ये 4 विषय के क्षेत्र में, जिले के क्षेत्र में समिति के सदस्य हुआ करते थे। विषय के नीचे कुछ स्थलों पर वीथी और पट्ट का उल्लेख प्राप्त होता है। जिले के नीचे परगने की तरह रहा होगा, इस तरह सभी पूरे राज्य में इस प्रकार का विवरण नहीं मिलता है, किंतु कुछ स्थलों पर वीथी और पट्ट विषय से छोटी इकाई थी। आयुक्तक नामक अधिकारी का उल्लेख प्राप्त होता है। ज़्यादा विवरण इस संदर्भ में प्राप्त नहीं है वीथी और पट्ट के विषय में। वीथी और पट्ट के नीचे भूमि, पथक या पेड़, ये 3 नाम मिलते हैं। यह भी सीमित क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है। भूमि, पथक या पेड़ ये गांव के समूह थे, ऐसा माना गया है। विशेषकर राज्य के पश्चिमी भाग में इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो वीथी पट्ट जिले के नीचे और उसके नीचे गांव का समूह हुआ करता था, उन्हें भूमि, पथक या पेड़ कहा गया था, किंतु यह पूरे राज्य में प्राप्त नहीं होते थे। नगर प्रशासन पृथक प्रकार से था। बड़े नगर थे, छोटे नगर थे, वहाँ पर अलग प्रकार की व्यवस्था की गई थी। प्रधान नगरपति हुआ करता था, वह पुरपाल या नगर रक्षक के नाम से भी अलग अलग स्थलों में जाना गया था। नगर प्रशासन के संचालन के लिए परिषद हुआ करती थी। यह परिषद के प्रमुख सदस्य या नगरपति पुरपाल जो था वह विषयपति के द्वारा और विशेष अवसरों पर पाटलिपुत्र या राजधानी होने पर सीधे केंद्र के द्वारा, प्रांतपति के द्वारा, विषयपति के द्वारा अथवा विशेष परिस्थितियों में सीधे राजा के द्वारा नियुक्त होते थे। इनका कार्य था शांति की स्थापना करना नगर में, सार्वजनिक निर्माण के कार्य जैसे सरोवरों का निर्माण, मंदिरों की देखभाल, सभागृह, सड़कें, स्वच्छता, कर उगाही, स्वास्थ्य के संबंध में कार्य, ये इनके प्रमुख दायित्व थे। नगरों में व्यावसायिक निगम भी हुआ करते थे। ये व्यावसायिक निगम स्वायत्त थे। वैशाली में इस प्रकार का उल्लेख नगर में हमें प्राप्त हुआ है। ये आत्मनिर्भर थे और स्वयं के नियम, यहाँ तक कि स्वयं के सिक्के भी ये ढाला करते थे। 274 मुहरें या सिक्के वैशाली में प्राप्त हुए हैं, जिनमें इन निगमों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है कि निगम के द्वारा ये संचालित थे। ये भी नगर प्रशासन में मदद किया करते थे। इसके पूर्व विषय के प्रशासन में भी हमने 4 समिति में जो 4 पृथक पृथक बताए थे, वही व्यवस्था इन निगमों में भी हमको देखने को मिलती है। नगरों के बाद ग्राम शासन, प्रधान जो था वो ग्रामीक, महत्तर या ग्रामाध्यक्ष अलग अलग स्थलों पर कहलाता है। ग्राम सभा होती थी, इसमें महत्तर और अष्टकुलाधिकारी इसके प्रमुख सदस्य होते थे। ग्राम के स्तर पर जो कर्मचारी थे उनमें दूत, सीमा कर्मकार, चोरोद्धरणिक, शतभट और दंडिक प्रमुख थे। इनका मुख्य कार्य था मुकदमे देखना, भूमि की सीमा का निर्धारण करना, सार्वजनिक कार्य देखना, कृषि सिंचाई की व्यवस्था करना। तलवाटक नाम का अधिकारी होता था जो ग्राम रक्षक का कार्य करता था। सीमा कर्मकार नाम का अधिकारी होता था जो खेतों की सीमा का निर्धारण, भूमि की सीमा का निर्धारण करता था। अब देख लेते हैं न्याय प्रशासन किस प्रकार था। सम्राट
सर्वोच्च पद पर आसीन था, न्याय विभाग का प्रमुख था। उसके नीचे महादंडनायक यह व्यवस्था देखता था। न्यायाधिकरण न्यायालय को कहा गया था। महाक्षपटलिक रिकॉर्ड रूम देखने वाला अधिकारी था। दस्तावेज न्याय संबंधी वहाँ रखे जाते थे। 4 प्रकार के, बृहस्पति स्मृति के अनुसार 4 प्रकार के न्यायालय की बात की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि विनय स्थिति स्थापक न्याय विभाग का प्रमुख व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति था। 4 प्रकार के न्यायालय बृहस्पति स्मृति के अनुसार हमें प्राप्त होती है। पहला है प्रतिष्ठित, दूसरा अप्रतिष्ठित, तीसरा मुद्रित और चौथा शासित। ये 4 प्रकार के न्यायालय, इनके कार्यों का विभाजन किस प्रकार था ये तो स्पष्ट नहीं होता है। बृहस्पति स्मृति में इतनी जानकारी मिली। नारद स्मृति के अनुसार ये भी 4 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा करता है। इसमें कुल, श्रेणी, गुण, गण या पुग और शासकीय, ये नारद स्मृति 4 भागों में न्यायालयों को बांटता है। 4 प्रकार के परीक्षण की विधियां थीं: विष परीक्षा, तुला परीक्षा, जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा। ये विश्वास के आधार पर विष, तुला, जल और अग्नि की परीक्षा की जाती थी। पंचायत में पंचायतों की प्रथा थी, पंच हुआ करते थे, वो न्याय का काम भी देखते थे और अन्य कार्य भी उनको देखना होता था। अपराध को नियंत्रण का काम करना, दंड की व्यवस्था, कम कठोर दंड व्यवस्था थी। अधिकतम, जैसा बताया गया पूर्व में भी, दाहिना हाथ काट लेने की सज़ा दी जाती थी देशद्रोही को, ये सबसे बड़ी सज़ा थी। सैन्य व्यवस्था में सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी स्वयं राजा था, उसके बाद युवराज, फिर महादंडनायक, फिर महासेनापति, महाबलाधिकृत, रणभंडागारिक जो रसद संबंधी व्यवस्था और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था देखता था। सैन्य विभाग को बलाधिकरण कहा गया था। सेना की टुकड़ी को चमू कहा गया था। चतुरंगिनी सेना थी, किंतु इस काल में 5वां अंग भी आ गया था नौसेना के रूप में। हस्ती सैनिक, अश्व सैनिक, रथ सैनिक, पैदल सैनिक और 5वीं सेना नौसेना, जल सेना का निर्माण भी गुप्त काल में किया गया था। महाश्वपति अश्वसेना का प्रधान, महापीलुपति हस्ती सेना या हाथी सेना का प्रधान था। फरसा, बाण, शंकु, शक्ति, तोमर, नाराज आदि हथियारों का प्रयोग इस समय युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के रूप में किया जाता था। पृथक पुलिस विभाग भी था, उसका प्रधान दंडपाशिक कहलाता था। सिपाही या पुलिस के जो अधिकारी थे, चाट, भाट, रक्षिन आदि इनका नाम प्राप्त होता है। इनके साथ पुलिस विभाग के साथ गुप्तचर व्यवस्था भी जुड़ी हुई थी, जो शांति स्थापना करने में मुख्य भूमिका निभाया करती थी। आय व्यय का साधन देख लेते हैं। नगद भूमि कर जो पटाते थे, देते थे, वो हिरण्य कहलाता था। अनाज के रूप में जो कर दिया जाता था वह मेय कहलाता था। भूमि कर के अंतर्गत उपरी कर अस्थायी कृषकों के द्वारा, जो स्थायी कृषक नहीं थे, अस्थायी कृषक थे, उनको उपरी कर, उदंग्र या उदग्र नाम मिलता है। ये स्थायी कृषक जिनकी स्वयं की जमीन थी वो उदंग्र नाम का कर दिया करते थे। और तीसरा भाग, जो राजा की जमीन पर खेती करते थे वो जो कर देते थे वह भाग कहलाता था। इस प्रकार 3 प्रकार की भूमि कर कृषकों के द्वारा दी जाती थी। उपरी कर अस्थायी कृषक, उदंग्र स्थायी कृषक, भाग राजा की जमीन पर जो कर दिया जाए वो कहलाता था। मनुस्मृति के अनुसार गुप्त काल में 1/6वां हिस्सा, 6 हिस्से कर 1 हिस्सा राज्य के द्वारा प्राप्त किया जाता था। कालिदास के द्वारा जो विवरण है और नारद स्मृति में जो विवरण है उसमें 1/5वां 20% सामान्यतः माना जाता है। 16% से लेकर अधिकतम 25% तक कर लिया जाता था। इस तरह का विवरण मिलता है। सामान्यतः 1/5 या 1/6 ही स्वीकार किया जाता है। आय के प्रमुख जो साधन थे उन साधनों में सीमा शुल्क जो शुल्क कहलाता था, वन कर, इसको गुल्म कहा गया, माप तौल पर भी कर था, चारागाह पर लिया जाने वाला कर था। इसके अलावा खान, खदानों पर, खनिज पर कर था।
शराब निर्माण पर कर था, बिक्री पर कर था, फल, ईंधन, उद्योग आदि पर भी कर थे। अर्थदंड दिया जाता था, उससे भी आमदनी होती थी, राज्य को आय होती थी। विजय प्राप्त करने पर पराजित राजाओं से या राज्य से भी धन संपदा प्राप्त होती थी। राजा को उपहार प्राप्त होता था। करद राज्यों के द्वारा और सामंतों के द्वारा दी जाने वाली भेंट और कर या राजस्व से भी आमदनी होती थी, राज्य को आय होती थी। व्यय का प्रमुख की जो मदें थीं वो सेना की भर्ती पर, उनके वेतन पर, अस्त्र शस्त्रों पर, रसद पर, महल पर, राजमहल पर व्यय होता था। राजा रानी, उनका पूरा परिवार, उनके सहचर, उनके नौकर, इन पर व्यय होता था। प्रशासनिक व्यवस्था में वेतन और उनकी व्यवस्था पर, न्याय प्रशासन जो स्थापित था, न्यायाधीश और जो होते थे उनके साथ कार्य करने वाले, उस पर। सार्वजनिक निर्माण कार्य, जैसे सड़कें बनाई जाती थीं, पुल बनवाई जाती थीं, अस्पताल बनवाए जाते थे, औषधालय बनवाए जाते थे, औषधि के वृक्ष लगाए जाते थे, झीलें बनाई जाती थी, तालाब खुदवाए जाते थे, इन पर भी व्यय होता था। ये व्यय की प्रमुख मदें थीं। इसके अलावा युद्ध पर व्यय होता था, दान दिया जाता था, जीर्णोद्धार का कार्य भी होता था, कृषकों के लिए व्यवस्था की जाती थी, मुख्य रूप से सिंचाई की व्यवस्था, इन पर भी सार्वजनिक चीज़ों पर व्यय होता था। भूमि, 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिला है। पहला है नाल, जो खेतीहर भूमि थी, जिस पर खेती होती थी। खिल, जो पड़ती भूमि थी, पड़ती भूमि जिसको कहा जाता है। तीसरा वास्तु, जहाँ पर बस्ती बसी होती थी, आबादी जिसको वर्तमान में कहा जाता है वो वास्तु कहलाती थी। चौथा अप्रतिहत, बिना ज्योति, जिसको जोता न जाता हो, और अप्रदा, शासन को जिससे कोई आय न होती हो, ऐसी जमीन को अप्रदा कहा गया था। इस प्रकार ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। निष्कर्ष के रूप में बताया जा सकता है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था जो होती है उसके जो गुण दोष होते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में केंद्र का अधिकतम नियंत्रण नहीं होता, ज़्यादा नियंत्रण स्थानीय शासन का होता है। इसके कारण स्वाधीनता की प्रवृत्ति, क्योंकि सारे अधिकार सामंतों के पास थे, निचले अधिकारियों के पास थे, इसलिए स्वतंत्र होने की भावना उनमें ज़्यादा दृढ़ हो जाती है और इस कारण से देश टूटता है। ये विकेंद्रीकरण का दोष है। लेकिन उसके गुण भी हैं। गुण में प्रमुख गुण ये माना जाता है कि स्थानीय शासन बहुत अच्छे से होता है, जनता संतुष्ट होती है, उनकी जो छोटी मांगें होती हैं छोटे स्तर पर ही उनको निपटा लिया जाता है। तो ये विकेंद्रीकरण के जो गुण दोष हैं वो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को प्राप्त होती है। सामंजस्य बहुत अच्छा इन्होंने स्थापित किया था। ये बात अवश्य है कि गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में तालमेल बहुत अच्छा राजा के द्वारा, प्रांतीय शासकों के द्वारा, विषयपति और ग्राम तक बहुत अच्छा तालमेल स्थापित किया गया था। अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसके बाद भी विभिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती है। ये भी अवश्य है कि लोक कल्याण पर, लोक कल्याणकारी कार्य पर शासन या प्रशासन का ध्यान केंद्रित रहा था। इसी के कारण इस युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है कि अधिकाधिक लोक कल्याणकारी कार्य करने में गुप्तकालीन प्रशासन सफल रहा था। सामंती व्यवस्था थी, उसके भी अपने गुण दोष हैं। सामंत आपस में विवाद करते हैं, लड़ते हैं, अपनी ईगो को लेकर आपस में उनमें टकराहट होती है, वह बात स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। किंतु फिर भी जिस तरह से यूरोप में हम देखते हैं उस प्रकार टकराहट की स्थिति गुप्तकालीन प्रशासन में हमको देखने को नहीं मिलती है। किंतु फिर भी कुछ न कुछ सामंती व्यवस्था के कारण अलग अलग दोष थे और इन सामंतों के द्वारा ही मुख्य रूप से अपने देश को पृथक करने की भावना, क्योंकि इनके पास सेना भी थी, राजस्व उगाही की शक्ति भी थी, पुलिस की व्यवस्था भी थी, एक तरह से छोटे राजा थे। इस कारण से जब भी राजा अक्षम या कमज़ोर हुआ इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और उसी के कारण गुप्त साम्राज्य का मुख्यतः पतन हुआ था। तो यह दोष देखने को मिलता है। यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक एक रूपता नहीं थी, तालमेल जरूर अच्छा था, किंतु गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता का अभाव था। अल्तेकर ने लिखा है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली तथा उसकी उपलब्धियों के विषय में हमारे पास विस्तृत सामग्री है, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह केंद्र
व प्रांत दोनों में अत्यंत सुव्यवस्थित थी। आर.सी. मजूमदार भी लिखते हैं, गुप्तकालीन सामंतीय व्यवस्था तथा प्रांतीय प्रशासक गुप्त साम्राज्य के पतन के वाहक बने। जिन दोषों की चर्चा हमने की, अल्तेकर ने इनकी प्रशंसा की और आर.सी. मजूमदार ने उनकी कमियों की ओर इंगित किया है। तो यह गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी।